हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। मेरा नाम है राहुल और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट इसका देख लिया होगा। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने मिलकर ये डिस्कस किया था कि चार्ज की हिस्ट्री क्या है, चार्ज वर्ड आया कहाँ से, और उसके बाद अपन ने उसमें डिस्कस किया था आवेशों के संरक्षण के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे चालक और कुचालक, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में। उसके साथ ही अपन यहाँ आज डिस्कस करेंगे कि जो चार्ज है उसके ऊपर मास का क्या इफेक्ट पड़ता है, चार्ज के ऊपर मास का क्या इफेक्ट पड़ता है। और इसके बाद अपन जानेंगे आवेशों के जो मूल गुण हैं, द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जो आवेशों की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, चार्ज की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी अपन आज जानेंगे। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे कूलाम का नियम, और उसके बाद पढ़ेंगे अपन कूलाम का नियम। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे और लास्ट का लेक्चर आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो अभी जाकर वह लेक्चर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अपन ने लास्ट क्लास में यह जान लिया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वह किसी भी मैटर के ऊपर आता कैसे है। आज अपन इसी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को आगे लेकर चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसके फंडामेंटल्स प्रॉपर्टी क्या है इनकी, और प्लस और माइनस, ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है इनके बीच में फोर्स कैसे लगता है, प्लस और प्लस के बीच में फोर्स कैसे लगता है, माइनस और माइनस के बीच में फोर्स कैसे लगता है। तो अपन पिछला जो लेक्चर है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज अपन शुरू करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज आया किस पर था, एक तरफ था अपने पास पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ अपने पास था नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अपन बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की। अपन ने देखा था, सबसे पहले अपन ने क्या किया था, कांच की जो रोड थी, जो अपने पास ग्लास रोड थी, उसको अपन ने क्या किया था, रब किया था। तो कांच की रोड को जब अपन ने रब किया था किसके साथ, सिल्क के कपड़े के साथ, सिल्क का एक क्लॉथ था उसके साथ अपन ने क्या किया था, उसको रब किया था। जिसके बाद क्या हुआ था, पॉजिटिव चार्ज आया था किसके ऊपर, ग्लास रोड पर। ग्लास रोड पर क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज किस पर आया था, नेगेटिव चार्ज आया था जिससे अपन ने इसको रब किया था, मतलब सिल्क के क्लॉथ पर, जो रेशम का कपड़ा था उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव चार्ज। और दूसरी अपन बात करते हैं, अपन ने ली थी एक, क्या थी, केट फर। केट की क्या थी, फर, मतलब बिल्ली की क्या थी, खाल, जो बिल्ली की जो चमड़ी होती है उससे अपन ने रब किया था किसको, प्लास्टिक की रोड को। किसको रब किया था, प्लास्टिक की रोड को। तो प्लास्टिक की रोड पर आया था नेगेटिव चार्ज। ग्लास रोड को रब किया तो सिल्क पर आया नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज किस पर आया, ग्लास रोड पर। और केट फर से अपन ने प्लास्टिक की रोड को रब किया तो केट फर के उसके केट फर पे तो आया पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक की रोड पर आया नेगेटिव चार्ज। और जो तीसरा था, तीसरा अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने पास था एक ऊन का कपड़ा, क्या था, वुलन क्लॉथ। तो वुलन क्लॉथ पर तो आया था पॉजिटिव चार्ज और इसको अपन ने रब किया था किससे, या तो प्लास्टिक की रोड थी, या फिर आप इसको अगर रब करोगे किससे, रबड़ से रब करोगे, किससे, रबड़ से। तो रबड़ के ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आएगा वुलन क्लॉथ पर। शायद लास्ट लेक्चर में मैंने इसमें थोड़ा सा मिसमैच कर दिया था, ये ग्लास रोड पे मैंने नेगेटिव बताया होगा, तो आप उस चीज को इस लेक्चर में जरूर करेक्ट करें, ठीक है। तो यह अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, यह अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब देखो, ये किसी को लिखना है तो पॉज करके इसको लिख लो। अब अपन जानेंगे कि जो आवेश है
उस जो चार्ज है उसके ऊपर मास का क्या इफेक्ट पड़ता है, जो चार्ज है उसके ऊपर मास का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखो, इसको लिखना है वो लिख सकता है। देखो, बात करते हैं अपन किसकी, चार्ज और मास की। अब देखो, अगर किसी भी मैटर से, कोई भी मैटर है, मैटर बनता किससे है, एटम से। किससे बनता है, एटम से। और एटम से क्या होते हैं, चार्ज का ट्रांसफर होता है। और हमेशा कौन सा चार्ज ट्रांसफर होता है, नेगेटिव चार्ज। हमेशा इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अब देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 kg। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इतना मास भी ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर तो इतना मास भी ट्रांसफर होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के साथ इतना ही क्या हो रहा है, मास भी ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे ही अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, 3 ट्रांसफर हो गए तो मल्टीप्लाई बाई 3, 4 होंगे तो मल्टीप्लाई बाई 4। ऐसे ही क्या हो रहा है, मास भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। जब अपन क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं, जो अपनी मैक्रो फिजिक्स अपन ने पढ़ी थी, जो आप और हमने मिलकर 11वीं क्लास में पढ़ी है, उसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मास में अपन चेंज को वहां पे शो नहीं करते हैं। लेकिन जब अपन माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की बात करते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की बात है, यहां पे बात हो रही है आपकी एटॉमिक लेवल की। किसकी बात हो रही है, एटॉमिक लेवल की। तो यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के साथ मास ट्रांसफर हो रहा है। अगर मास ट्रांसफर हो रहा है तो अपन यहां पर उसके मास ट्रांसफर को भी यहां पर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। मैक्रोस्कोपिक में अपन क्या करते थे, इस चीज को नेग्लेक्ट कर देते थे, लेकिन अब अपन इसको क्या नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अब अपन इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अब देखो, और क्या समझ में आया कि है ना, जो चार्ज ट्रांसफर होता है उसके साथ हमेशा क्या ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर होता है। अब अपन देख लेते हैं चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस क्या है। अब अपन देख लेते हैं चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस क्या है। किसी को लिखना हो तो इसको लिख सकता है, मिटा दो इसको। चलो, अब देखो, अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। अब देखो, एक तरफ लिख लेते हैं अपन चार्ज और एक तरफ अपन लिख लेते हैं मास। आवेश और द्रव्यमान के बीच में अंतर क्या होता है। अब देखो, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन जो मास होता है वह क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। मास क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता है। दूसरा, जो चार्जेस हैं इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स भी लगता है और अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है। चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी लगता है और अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है। जबकि मास के बीच में हमेशा कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। हमेशा कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसको अपन ने देखा था, अपन ने पढ़ा था जब ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किन दो क्वांटिटी के बीच लगता है, जिनका अपना एक मास होता है।
और जो चार्ज होते हैं, चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन भी लगता है और रिपल्सिव फोर्स भी इनके बीच में लगता है। तो इन चार्ज के बीच में कौन कौन से फोर्स लगते हैं, इसमें रिपल्सिव फोर्स भी लगता है और अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है। और इस पर हमेशा क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है। चार्ज जो होता है वह मास के बिना पॉसिबल नहीं होता। चार्ज जो होता है वह मास के बिना पॉसिबल नहीं होता। चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, जबकि मास जो होता है वह चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे अपन बात करते हैं फोटोन की और अपन बात करते हैं न्यूट्रिनो की। जब अपन बात करते हैं किसकी, फोटोन की, और बात करते हैं न्यूट्रिनो की, तो फोटोन और न्यूट्रिनो का, फोटोन और न्यूट्रिनो के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। फोटोन और न्यूट्रिनो के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन उनका मास एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनका मास एग्जिस्ट करता है। तो मास क्या होता है, मास एग्जिस्ट कर सकता है। चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, सॉरी, मास एग्जिस्ट क्या कर सकता है, मास क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। मास एग्जिस्ट कर सकता है, मास एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि जो चार्ज होता है वह मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अपन बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास की। अपन जैसे मास का रिलेशन जो निकालते हैं, मास का रिलेशन क्या होता है, m बराबर क्या होता है, m0 बटा अंडर रूट माइनस 1 माइनस v अपॉन c, 1 माइनस वी अपॉन सी। इस वाले फॉर्मूले से अपन इसको देख सकते हैं। m बराबर m0 अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी, इस वाले रिलेशन से अपन देख सकते हैं। ये अपने को मास जो निकालना है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास होता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेस्ट मास। और ये क्या होती है, वेलोसिटी। जिस भी ऑब्जेक्ट का अपन मास निकाल रहे हैं, उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या है वह अपन देख रहे हैं। अगर उसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब वह ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर वह ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो उसका मास जो एक्चुअल मास है और जो अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो मास, वो दोनों मास क्या आएंगे, बराबर आएंगे। वह दोनों मास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अगर वो कोई वेलोसिटी कर रहा है, अगर उसकी कोई अपनी कोई वेलोसिटी है, जैसे अपन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपन निकालेंगे। और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब वैल्यू इसमें रखेंगे और रखने के बाद जो अपने पास मास आता है, उस मास को अपन बोलेंगे, जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो मूव करते टाइम पर उसके मास में क्या चेंज आया है, उसको अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे अपन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है, मास का ट्रांसफर हो रहा है। तो कितना मास ट्रांसफर हुआ वह डिपेंड करेगा वेलोसिटी पर। किसकी वेलोसिटी पर, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पर। और जो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। जब अपन ये सारी वैल्यू उठाकर इसमें रख देंगे तो अपने पास आ जाएगा, उसका मास आ जाएगा। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। जिसको लिखना है वो इसको लिख सकता है। लिखना है क्या किसी को, लिख लो। अगर किसी को लिखना है तो वो इसको लिख सकता है, ठीक है। किसी को लिखना है वो इसको लिख सकता है। इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, v²/c²। क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, v²/c²। m बराबर m0 बटा 1 माइनस v² बटा c²।
इसका स्क्वायर आएगा। अब देखो अपन ने चार्ज के बारे में, चार्ज की जितने भी टाइप के अपने फिनोमिना होते हैं कि चार्ज ट्रांसफ़र कैसे होता है और कैसे धनात्मक चार्ज आता है, मतलब कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है और कैसे नेगेटिव चार्ज आता है, यह सब अपन ने जान लिया। अब अपन चार्ज की, जो चार्ज का सिंबल होता है, चार्ज का सिंबल, सिंबल ऑफ चार्ज, सिंबल ऑफ चार्ज, चार्ज को आप स्मॉल क्यू से लिख सकते हो और कैपिटल क्यू से भी चार्ज को लिख सकते हो। बहुत सारी बुक में आपको स्मॉल क्यू लिखा मिलेगा, बहुत सारी बुक में आपको क्या मिलेगा, कैपिटल क्यू लिखा मिलेगा। और चार्ज का जो यूनिट होती है, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलॉम्ब। क्या होती है? कूलॉम्ब। चार्ज की एसआई यूनिट कितनी होती है? कूलॉम्ब। और चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये तीन चीजें आप जान लिए। अब देखो चार्ज, जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, जो सबसे छोटा चार्ज होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज, सबसे छोटा चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है। किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह कितना होता है? कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलॉम्ब। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलॉम्ब। और इसको अपन क्या लिखेंगे? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलॉम्ब। और प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर भी सेम यही चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर भी सेम यही चार्ज होता है, पर वो किस में होता है? प्लस में होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलॉम्ब। तो ये बात समझ में आ गई? ये बात अगर समझ में आ गई है तो लिख लो। इसको, वीडियो को पॉज करो और इसको फटाफट से लिख लो। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? ठीक है। अब अपन देखते हैं, देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी? कंडक्टर की और इंसुलेटर की। चार्ज अपन ने जान लिया। अब चार्ज को अपन फ्लो करवाते हैं। चार्ज को अपन फ्लो करवाते हैं कि चार्ज फ्लो होता कैसे है, चार्ज फ्लो होता कैसे है। उसके लिए अपन जानते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। देखो कंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बात करते हैं अपन किसकी? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। चालक और विद्युत रोधी बोलो इनको, या फिर आप इनको कुचालक भी बोल सकते हो। चालक और विद्युत रोधी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन? कुचालक बोल सकते हैं। देखो इनको सिंपल वे में अपन समझ लेते हैं। चालक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर से जो चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज का ट्रांसफर जो होता है वह आराम से हो जाता है, इसमें से चार्ज आसानी से फ्लो हो जाते हैं। उसको तो क्या बोलते हैं अपन? कंडक्टर्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन? कंडक्टर्स बोलते हैं। और जैसे ही बात करते हैं अपन विद्युत रोधी और कुचालक की बात करते हैं, तो जो भी इंसुलेटर्स होते हैं, इनका जो रेजिस्टेंस होता है, इनका जो प्रतिरोध होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। कहने का मतलब जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स क्या क्या होते हैं? इंसुलेटर जैसे अपन बात करते हैं, जैसे इंसुलेटर, सबसे पहले चालक की एग्जांपल देख लो। अपन किसकी बात कर रहे हैं? चालक की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? चालक की। या फिर इसको बोलते हैं अपन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का मतलब होता है इसमें से जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वह आराम से क्या हो जाती है? फ्लो हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी आराम से इसमें से गुजर सकती है। किसमें से? कंडक्टर्स में से। तो कंडक्टर्स के एग्जांपल लिख लो। जैसे इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाना,
डिस्क्रिप्शन में क्या, आप कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करना, वह लिंक आपको लेके जाएगा तथास्तु फिजिक्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और किसी को ऐसे लिखना है तो वो इसको ऐसे भी लिख सकता है। कंडक्टर्स की बात करते हैं अपन, इसके एग्जाम्पल जैसे मान लो सारी जो मेटल्स होती है, धातुएं, सारी जो क्या होती है मेटल्स, उसमें से क्या होती है चार्ज आराम से फ्लो कर जाता है। धातुओं के साथ जैसे ह्यूमन बॉडी है, जैसे मानव शरीर है, ये तो क्या होगी मेटल्स की बात होगी, क्या हो गए मेटल्स, ठीक है। ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, अरे आदमी में से गुजरेगा तो जानवरों में से भी गुजर ही जाएगा। आप में से कोई ऐसा हो जिसमें से चार्ज नहीं गुजरता है क्या कोई ऐसा जिसमें से चार्ज नहीं गुजरता है, जिसको झटका नहीं लगा हो करंट का? मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, मेटल्स हो गए, ह्यूमन बॉडी हो गई और एनिमल्स हो गए। इसमें से क्या होता है चार्ज आराम से इसमें से गुजर जाता है। और हाँ, अपनी पृथ्वी, अपनी क्या होती है पृथ्वी, अर्थ जो होती है, अर्थ के अंदर अर्थ क्या होता है ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ क्या होता है ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ से आप कितने भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, और अर्थ को आप कितने ही इलेक्ट्रॉन वापस दे सकते हो। अर्थ से ही कितने इलेक्ट्रॉन अपन ले सकते हैं और अर्थ को कितने इलेक्ट्रॉन अपन वापस दे सकते हैं, ठीक है। तो अर्थ भी क्या होती है कंडक्टर होती है, मेटल्स भी क्या होता है कंडक्टर होते हैं, ह्यूमन बॉडी भी क्या होती है कंडक्टर होती है, और एनिमल्स भी क्या होते हैं कंडक्टर होते हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी, इंसुलेटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं इंसुलेटर की। अब अपन बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर की जब अपन बात करते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं जिसमें से आवेश या चार्ज का फ्लो आसानी से नहीं हो पाता। आवेश या चार्ज का फ्लो आसानी से नहीं हो पाता, किसमें से इंसुलेटर्स में से। तो इंसुलेटर्स के एग्जांपल देख लो, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, कोई ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, नाइलॉन हो गया, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना नाइलॉन, जो पॉलीमर्स होते हैं। तो नाइलॉन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, इनका जो रेजिस्टेंस होता है, इनका जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब इनका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इनका प्रतिरोध कितना होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन्स गुजर नहीं पाते हैं। तभी तो अपन ने देखा था जब अपन बाल बना रहे थे, तो बाल बनाने पे क्या हो रहा था, जो अपने पास प्लास्टिक का कॉम्ब था उसकी सरफेस पे क्या आ रहा था चार्ज आ रहा था। वह चार्ज उस सरफेस जहां से अपन ने बाल बनाए सिर्फ उतनी सरफेस पर आ रहा था। क्यों? क्योंकि वह क्या है इंसुलेटर है। इंसुलेटर में से चार्ज का फ्लो आसानी से नहीं हो पाता। अगर ऐसा होता तो वह आवेश उस है ना पूरे कंघे के ऊपर फैल जाता, उस पूरे कोम्ब के ऊपर फैल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहां से अपन बाल बनाते हैं सिर्फ उतनी सरफेस पे क्या रहता है, वह इलेक्ट्रॉन्स वहां पे रहते हैं। तो बात समझ में आ गई। इंसुलेटर किसे कहते हैं? इंसुलेटर जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है हाई होता है, और कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है लो होता है। तभी तो इसमें से आराम से क्या हो जाते हैं चार्ज गुजर जाता है। ये बात समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई तो इसको फटाफट से लिख लो। इनको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जब अपन कंडक्टर्स इंसुलेटर्स का टॉपिक आगे एक और आएगा वहां पढ़ेंगे तो इसको आराम से अपन पूरा लिखेंगे। यहाँ आपको इतना ही जरूरी है तो इतना ही आप इसको लिख लो। याद रखो कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं, कैसे चार्ज इसमें से फ्लो हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। चलो अब देखो, अब अपन बात करते हैं कि अपन किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। किसी बॉडी को अपन चार्ज कैसे कर सकते हैं। किसी बॉडी को अपन चार्ज कैसे कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी बॉडी को अपन आवेश कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, किसी भी बॉडी में अपन चार्ज का ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, यह अपन देखेंगे। सबसे पहले देखो, इसमें पहले अपन देखते हैं
चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन की अपन जब बात करते हैं, देखो इसका अपन एग्जाम्पल है, जैसे अपने पास दो बॉडी है, जैसे मान लो अपने पास एक बॉडी तो है ये और एक बॉडी है ये। अब ये मेटल की रोड है, क्या है, मेटल की रोड। मान लेते हैं ये जो मटेरियल है, ये जो मेटल का मटेरियल है ये सेम है दोनों का, ये क्या है, सेम मान लिए। और ये वाली जो बॉडी है, बॉडी बी, ये तो कैसी है, न्यूट्रल, ये तो कैसी है, न्यूट्रल। और इस बॉडी ए के ऊपर अपन ने इसको चार्ज दे रखा है प्लस, इसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज। जो अपने पास बॉडी ए है इसके ऊपर चार्ज है प्लस, और जो बॉडी बी है वो कैसी है, न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर है किसके, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के। अब देखो इसके अंदर अपन मान लेते हैं, जैसे इसके अंदर मान लिया अपन ने एक प्लस एक माइनस, एक प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये इसके अंदर क्या है, चार्ज। अब पढ़ रहे हैं अपन चार्जिंग बाई कंडक्शन। क्या पढ़ रहे हैं अपन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। मतलब इन दोनों को अपन क्या लाएंगे, कांटेक्ट में लाएंगे। इसका मतलब ही क्या है, कांटेक्ट। इसको क्या लाएंगे अपन, कांटेक्ट में लाएंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करवाएंगे, कांटेक्ट में लाएंगे इनको। बॉडी ए को बॉडी बी के साथ क्या लाएंगे, कांटेक्ट में लाएंगे। जैसे अपन इसको कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, कांटेक्ट में आ जाएगी और क्या होगा। कांटेक्ट में लेके आए, दिख रहा है आराम से। यहां पे कौन से चार्ज है, प्लस, और यहां पर क्या है, प्लस माइनस दोनों। जैसे अपन इनको क्या लेके आए, पास पास लेके आए। जैसे अपन ने क्या किया, इसको पास पास लेके आए, तो प्लस के पास में यहां पे कौन से चार्ज जाएंगे, नेगेटिव, और इधर कौन से आ जाएंगे, पॉजिटिव। जो प्लस चार्ज है उसकी वजह से क्या हुआ, नेगेटिव पास पास में आ गए। फिर अपने को पता है जब भी अपन कांटेक्ट में लाएंगे इनको, कांटेक्ट में लाने के बाद क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सारे नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे किसके ऊपर, इसके ऊपर। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। जब इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, अपन इन दोनों को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अपन इन दोनों को क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। ये ए बॉडी आ गई और ये आ गई बी बॉडी, ठीक है। इनको क्या कर दिया अपन ने, सेपरेट कर दिया। क्या क्या हुआ, ये सारे नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। मतलब नेगेटिव चार्ज ने सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो इसके ऊपर तो आ जाएगी, इसके ऊपर तो आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ जाएंगे सारे पॉजिटिव चार्ज। तो देखो न्यूट्रल बॉडी को अपन ने क्या कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। न्यूट्रल बॉडी को अपन ने क्या कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज। इसके लिए अपन ने क्या किया, एक दूसरी रोड लेके आए जिसके ऊपर क्या था, धनात्मक आवेश, जिसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज थे वो सारे क्या हो गए, ध्रुवित हो गए। वो सारे क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। वो सारे क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। पोलराइज्ड हो गए क्या हुआ, माइनस इधर आ गया और प्लस उधर चले गए। और जो नेगेटिव चार्ज थे उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ, जो रोड ए थी अपने पास, जो रोड ए थी अपने पास, उसके ऊपर तो आ गया नेगेटिव चार्ज, और जो रोड बी थी उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो बात समझ में आ गई। ये था चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। मतलब यहां पे जो भी अपने पास बॉडी थी वो क्या थी, इन कॉन्टेक्ट। क्या थी, बॉडी थी वो क्या थी, इन कॉन्टेक्ट। एक दूसरे की क्या थी, वो
पास पास थी। दोनों बॉडीज को क्या लेके आए थे अपन, पास पास लेकर आए थे। अब देखो दूसरा जो मेथड है, किसको इसको लिखना है तो वो लिख सकता है, लिख लिया। अब देखो, अब अपन बात करते हैं दूसरी, अपन बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की। इसको मिटा दूं मैं। अब अपन बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब प्रेरण के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन। सबसे पहले अपन ने जान लिया चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब अपन देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब अपन क्या करेंगे कि जो बॉडीज है अपने पास, उनको अपन एक दूसरे को टच नहीं करवाएंगे। क्या नहीं करवाएंगे, टच नहीं करवाएंगे। देखो क्या हुआ, वही अपन दो बॉडी ले लेते हैं। एक बॉडी अपने पास ये है, एक बॉडी अपने पास ये है। इसके ऊपर वापस से वही चार्ज मान लो। चलो इस बार आप नेगेटिव चार्ज मान लो, अगर आपको नेगेटिव मानना है तो ये लो। इसको अपन ने क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। और ये वाली बॉडी क्या है, न्यूट्रल। ये क्या है, न्यूट्रल। अब देखो जैसे ही अपन इस बॉडी को उठाकर इसके पास लेके आते हैं, न्यूट्रल है इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के। जैसे ही अपन इसको पास लेके आएंगे, पास का मतलब इसको टच नहीं करवाना है, बस एकदम मतलब एक डिस्टेंस के ऊपर इनको रखना है। जैसे अपन इसको पास लेके आएंगे, जैसे ही अपन इसको पास में लेके आएंगे तो क्या होगा, अब इस बार क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। इस बार क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। बस क्या होगा, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होंगे, जैसे न्यूट्रल जो रोड है अपने पास, जो अपने पास न्यूट्रल रोड है, उसके जो एंड्स हैं, जिसका ये वाला एंड और ये वाले एंड, इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, वही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, जमा। अब अपन ने इसके ऊपर क्या लिया था, नेगेटिव चार्ज लिया था, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये एक एंड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक एंड पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। एक एंड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और एक एंड पर आ गया नेगेटिव चार्ज। इसको बड़ा बना देते हैं, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। डायग्राम पे मत जाओ, डायग्राम तो ऐसे ही बनते हैं अपने। तो एक तरफ तो आ जाएंगे इस पे नेगेटिव चार्ज, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके एक एंड पे आ जाएंगे वापस नेगेटिव चार्ज। अब बोले सर अब अपन इस चार्ज को सेपरेट कैसे करवाएंगे। इस चार्ज को सेपरेट करवाने के लिए या तो देखो आप इस रोड को बीच में से तोड़ दो, या तो आप इस रोड को बीच में से तोड़ दो। बीच में से रोड तो तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक तरफ तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। या फिर कोई वापस कोई एक दूसरा न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल बॉडी उठा के लाओ और उस बॉडी को इसके पास में लाकर रख दो, उसका कांटेक्ट में ले आओ, और कांटेक्ट में लाने के बाद क्या होगा, नेगेटिव से ट्रांसफर हो जाएगा, पॉजिटिव इसके ऊपर बच जाएगा। या फिर आप एक चीज और कर सकते हो, इसको क्या कर दो, ग्राउंडेड कर दो। क्यों क्या कर दो, इसको ग्राउंडेड कर दो। ग्राउंडेड करोगे तो क्या होगा, आप सबको पता ही है कि जो अर्थ है वो कितने भी इलेक्ट्रॉन्स ले सकती है और कितने ही इलेक्ट्रॉन वापस दे सकती है। तो यहां से देखो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर हो जाएंगे किधर, अर्थ की तरफ। यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के बाद क्या हो जाएगा, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन से चार्ज बचेंगे, धनात्मक आवेश। इसके ऊपर कौन सा आवेश बचेगा, सिर्फ धनात्मक आवेश। क्या होगा, एक के ऊपर तो है पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर बच जाएगा अपने पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब विदाउट कांटेक्ट के अपन ने क्या कर दिया, बॉडीज को चार्ज कर दिया। तो दोनों बात समझ में आ गई। एक के अंदर अपन ने क्या किया था, दोनों बॉडी को अपन कांटेक्ट में लेके आए थे, और एक के अंदर क्या किया अपन ने, दोनों बॉडी को दूर रखा है। सिर्फ अपन ने क्या किया है, चार्ज को प्रेरित किया है। सिर्फ अपन ने चार्ज को क्या किया है, प्रेरित किया है। इस टाइम पर भी जैसे यहां पे अपन ने इसको प्रेरित किया, पास में लेके आए, तो यहां पर भी जो नेट चार्ज है, यहां पर भी इस बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज है वो क्या है, जीरो है।
यहाँ पर भी नेट चार्ज है वो क्या है, जीरो, यहाँ पर भी नेट चार्ज वो क्या है, जीरो ही है। जब तक कि अपन इसके इलेक्ट्रॉन या फिर धनात्मक आवेश को अपन इससे अलग नहीं करवाते हैं तब तक इसके ऊपर क्या है, न्यूट्रल है ये एटम। जब तक क्या है, न्यूट्रल है ये रोड। बात समझ में आ गई क्या? तब तक कि क्या रहेगी, न्यूट्रल ही रहेगी। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन समझ में आ गया। इसमें अपन क्या करेंगे, बिना कांटेक्ट के अपन क्या करेंगे, रोड को चार्ज करवा देंगे। ठीक है, अब देखो किसी को लिखना है तो लिख लो इसको। अरे लिखना है क्या, लिख लिया? अब देखो इसको मिटा देते हैं। अब देखो, अब अपन बात करते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आवेशों के मूल गुण की। आवेशों के गुण क्या है, जिसमें से अपन ने एक गुण तो जो आपका पहला लेक्चर था उसमें पढ़ लिया है, आवेशों के संरक्षण का नियम या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। उसको भी अपन आज दोबारा देख लेंगे। स्टेटमेंट अपन ने पहले लिख दिया था, स्टेटमेंट तो अपन दोबारा नहीं लिखेंगे। तो शुरू कर, देखो अपन देखते हैं, शुरू करते हैं अपन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के मूल गुण। देखो पहला गुण क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता। देखो अगर अपने पास कोई सिस्टम दे रखा है, अगर अपने पास कोई सिस्टम दे रखा है और उस सिस्टम के अंदर अपने को कुछ चार्ज दे रखे हैं, उस सिस्टम के अंदर अपने को क्या दे रखे हैं, कुछ चार्ज दे रखे हैं, तो अपन उन चार्जेस को ऐड कैसे कर सकते हैं, अपन उन चार्जेस को ऐड कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली जैसे अपन नंबर्स को ऐड करते हैं बीजगणितीय रूप में, या फिर एलजी जो अपना बीजगणितीय रूप में अपन बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे अपन नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही क्या कर सकते हैं, चार्जेस को भी अपन ऐड कर सकते हैं। जैसे अब मैं बात करूं, जैसे अपने पास चार्ज है, जैसे 1 कूलम चार्ज दे रखा है, ठीक है, इधर 2 कूलम चार्ज दे रखा है, फिर 5 कूलम चार्ज दे रखा है, माइनस का 7 कूलम चार्ज दे रखा है, माइनस का 2 कूलम चार्ज दे रखा है। तो इनको ऐड कैसे करेंगे? सिंपली जैसे अपन नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही इनको क्या कर सकते हैं, अपन इनको ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो क्या कर देंगे अपन, A1 + 2 + 5 -7 और माइनस का 2, कितना हो गया, 5 2 7 और 1 8, 8 माइनस का 9, तो आंसर क्या आएगा इसका, माइनस का 1 कूलम, माइनस का 1 कूलम। तो क्या किया अपन ने, नॉर्मली इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसको भी अपन बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसका मतलब है कि अपन चार्जेस को, जैसे अपन नंबर्स को जोड़ते हैं वैसे ही इनको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसी को अपन बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, इसी को अपन बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। दूसरा है, दूसरी अपन बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की अपन बात करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर किसी भी प्रोसेस के अंदर, किसी भी प्रोसेस के अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी प्रोसेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो उसके जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके सामने, उसके ऊपर उतनी ही अमाउंट में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इसका मतलब किसी भी प्रोसेस में जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज जो क्रिएट होता है वह कितना होता है, 0। इसका मतलब है किसी भी प्रोसेस में अपन ना तो चार्ज को जनरेट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी को अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। बात समझ में आ गई? और तीसरा जो आता है, इसको मिटा देते हैं, किसी को लिखना है तो लिख लो, लिखना है क्या किसी को, लिख लो, लिख लो, लिख लिया?
मिटा दें, चलो इसको मिटा देते हैं। अब देखो तीसरी जो प्रॉपर्टी है वह है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। जिनको इसके डिटेल नोट्स लिखने हैं वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये सारे जिसमें थ्योरी लिख रखी है, थोड़ी थ्योरी, आपसे मेन बात है इसको समझ में आनी चाहिए, बात को उसको अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आवेशों के क्वांटीकरण का मतलब क्या है कि अपन किसी भी बॉडी को जो चार्ज देते हैं, किसी भी बॉडी को जो चार्ज देते हैं वह क्या होता है? इंटीजर होता है। वह क्या होता है? इंटीजर होता है। कहने का मतलब अगर अपने पास देखो ये बॉडी है, अपने पास चार्ज पड़ा है, तो अपने पास जैसे मान लो 1 कूलम चार्ज पड़ा है, 2 कूलम चार्ज पड़ा है, 3 कूलम चार्ज पड़ा है, और एक तरफ अपने को एक तरफ अपने पास पड़ा है आधा कूलम चार्ज पड़ा है, 3/2 कूलम चार्ज पड़ा है, 5/2 कूलम चार्ज पड़ा है। अब अपने को इस बॉडी को चार्ज देना है, अपने को इस बॉडी को चार्ज देना है, तो इस बॉडी को चार्ज अपन जो देंगे, इस बॉडी को अपन चार्ज देंगे 1 कूलम, 2 कूलम और 3 कूलम, मतलब यह वाला चार्ज अपन इसको दे सकते हैं। लेकिन ये जो हाफ, 3/2, 5/2, अरे जो आधा, पाव, पूर्ण, ये जो चार्ज है ना, जो भी है 250 ग्राम जो भी दे रखा है, आधा किलो जो आधा दे रखा है, 3/2 दे रखा है, 5/2 दे रखा है, समझ में आई बात? तो ये वाला चार्ज अपन इस बॉडी को नहीं दे सकते। जो चार्ज अपन देंगे वह क्या होगा? पूर्णांक होगा। वह क्या होगा? पूर्णांक होगा। वह एक कैसी क्वांटिटी होगी? एक इंटीजर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी? इंटीजर क्वांटिटी। किसी भी बॉडी से अपन चार्ज निकालेंगे तो भी कैसे निकालेंगे? 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, ऐसी बात करेंगे। किसी भी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो उससे क्या होगा? जैसे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसी को अपन बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, इसको अपन कैसे लिखते हैं? Q बराबर NE, Q बराबर NE, Q बराबर NE, जहां पर N क्या है? N वैल्यू है, इंटीजर है, +-1, +-2, +-N। प्लस वाली वैल्यू जो सारी है वो किसके लिए होगी? पॉजिटिव चार्ज के लिए, और जो माइनस वाली वैल्यू है वो किसके लिए होगी? सारी नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। ये ई क्या बता रहा है? जो भी आपका चार्ज है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसी को अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। इसी को अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। मतलब किसी भी बॉडी को अपन जो चार्ज देंगे वह कैसी क्वांटिटी होगी? इंटीजर क्वांटिटी होगी, एक पूर्णांक राशि होगी। किसी भी बॉडी को अपन आधा, 3/2, 5/2, जो भी है 7/2, 9/2, इस टाइप का अपन चार्ज अपन किसी भी बॉडी को नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको लिखना है तो लिख लो, लिख लो। लिख लिया? अब देखो इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पे एक अपन एग्जांपल कर लेते हैं, जो एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, उसी एग्जांपल को अपन यहां पर कर लेते हैं। देखो मिटा दो इसको। ये क्या होता है? Q बराबर NE होता है। अब देखो एक चीज और देख लो, जो 1 कूलम चार्ज होता है, 1 कूलम जो चार्ज होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह होते हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम जो चार्ज होता है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 6 × 10⁻18
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें, एक कूलोम में। बात समझ में आ गई? तो अब अपन वो एग्जाम्पल कर लेते हैं। मिटा दो इसको। देखो अब एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। तो आइए अब अपन सोल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन जो अभी अपन ने पढ़ा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखो ये आपके एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल दे रखा है वही एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं आपको। देखो, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलोम ऑन दी अदर बॉडी। कहने का मतलब है कि अगर एक सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, तो एक कूलोम आवेश को ट्रांसफर होने में, एक कूलोम आवेश को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, टाइम अपने को निकालना है। अपन जानते हैं, क्या जानते हैं अपन, वी नो दैट, क्या जानते हैं, Q बराबर क्या होता है, एन ई, Q बराबर क्या होता है, एन ई। अभी अपन निकाल देंगे कि एक कूलोम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं एक कूलोम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो यहां से देखो n बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा ई। Q का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे Q बराबर दे रखा है 1 कूलोम, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻�19 कूलोम। जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा, पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा 10⁻20। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 100 इंटू 10⁻18/16। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। काट लेना इसको, ये कटेगा इससे 6.25 टाइम। तो यहाँ से कितने आ जाएंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो अब अपने को कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। तो देखो एक सेकंड में कितने हो रहे हैं, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं 10⁹ इलेक्ट्रॉन, ये एक सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा 1/10⁹ सेकंड में। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में ट्रांसफर होंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या आ जाएगा 1/10⁹ इंटू 6.25 इंटू 10⁻18। ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, ये सेकंड में आएगा। अगर अपन इसको ईयर में निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है 24 इंटू कितने मिनट होते हैं 60 एक घंटे में, तो सेकंड कितने होते हैं एक मिनट में 60, और ईयर में डेज कितने होते हैं 365। तो यहाँ से जब अपने सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑलमोस्ट 200 ईयर, मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को अपने को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर अगर ट्रांसफर करना है, अगर इतने इलेक्ट्रॉन अपने को ट्रांसफर करने हैं तो लगभग 200 साल का टाइम लग जाएगा। जब स्पीड क्या होगी 10⁹9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, स्पीड क्या होगी 10⁹9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इसी के साथ आज का लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां अपन जानेंगे कूलाम के नियम के बारे में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तथास्तु।